आज की इस वीडियो में हम मार्केटिंग प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस बाय सेल्स पर्सन की बात करेंगे कि मार्केटिंग प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस सेल्स पर्सन क्या है, क्यों परफॉर्म किया जाता है और किस तरह से इस एनालिसिस को परफॉर्म किया जाता है। तो सबसे पहले अगर मार्केटिंग प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस बाय सेल्स पर्सन की बात की जाए तो एक ऐसा एनालिसिस है जिसमें इंडिविजुअल सेल पर्सन के प्रॉफिट को मेजर किया जाता है मार्केटिंग कॉस्ट को कंसीडर करते हुए। मतलब कि मार्केटिंग कॉस्ट को मद्देनजर रख के इंडिविजुअल हर एक सेल पर्सन के प्रॉफिट को कैलकुलेट किया जाएगा और ये एनालाइज किया जाएगा कि कौन सा सेल पर्सन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉफिटेबल है। इस एनालिसिस को हम कहते हैं मार्केटिंग प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस बाय सेल्स पर्संस। अब अगर बात की जाए कि इस एनालिसिस को क्यों परफॉर्म किया जाता है तो ऑर्गेनाइजेशन इस एनालिसिस को इसलिए परफॉर्म करती है ताकि हर सेल पर्सन की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को मेजर किया जा सके, या उसके अलावा इन तमाम ये जो हमारे पास प्रॉफिट आता है इसकी बेसिस पर फिर परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स जो हैं वो बनाए जाएं ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि जो सेल्स पर्सन है उन परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके प्रॉफिट कंपनी के प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकें। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी है हमारे पास XYZ कंपनी, जिसके 4 सेल्स पर्सन है। लेट्स सपोज सेल पर्सन 1, 2, 3 और 4। अब ये 4 सेल पर्सन हैं, ऑर्गेनाइजेशन को नहीं पता कि किस सेल पर्सन ने कितना उसको प्रॉफिट अर्न करके दिया है, या फिर जो कंपनी है वो इन सेल पर्सन के प्रॉफिट को जानना चाहती है कि कौन सा सेल पर्सन ने कितना प्रॉफिट दिया है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये सेल पर्सन डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं और उन एक्टिविटीज की तमाम कॉस्ट को हम कहते हैं कि ये हमारे पास सेलिंग कॉस्ट का हिस्सा है, जो कि एक मार्केटिंग कॉस्ट है। और मार्केटिंग कॉस्ट वही 6 तरह की मार्केटिंग कॉस्ट जिसको हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया था कि जो मार्केटिंग कॉस्ट है उसमें बेसिकली 6 तरह की मार्केटिंग कॉस्ट होती हैं: सेलिंग, एडवर्टाइजिंग, वेयरहाउसिंग, पैकिंग एंड शिपिंग, क्रेडिट एंड कलेक्शन एंड जनरल अकाउंटिंग। इन 6 तरह की मार्केटिंग कॉस्ट में से ज्यादातर जो सेल्स पर्सन पर कॉस्ट लगती हैं वो सैलरीज और ट्रैवलिंग की लगती हैं, क्योंकि सैलरीज जो हैं वो भी हमारे पास सेल पर्सन से बिलोंग करती हैं और जो ट्रैवलिंग है वो भी सेल पर्सन से बिलोंग करती है। अब सैलरीज सेल पर्सन को दी जाती है क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट्स को प्रोमोट करते हैं या फिर वो ट्रैवल करके जाते हैं किसी जगह पे जहां पे वो सेल प्रोडक्ट्स को लेके जाते हैं। तो ये जो ट्रैवलिंग और सेलिंग का एक्सपेंस है इसलिए इसको सेलिंग एक्सपेंस में डाला जाता है और ये सेल पर्सन की सैलरीज और सेल पर्सन से रिलेटेड ट्रैवलिंग के एक्सपेंसेस होते हैं। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सेल पर्सन जो हैं वो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स को ब्रिंग करने, सेल्स को लाने का काम करते हैं, सेल्स को इंक्रीज करने का काम करते हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि सेल्स इंक्रीज होंगी तो प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। यहाँ पे अब क्या होगा कि सेल्स पर्सन के लिए कुछ स्टैंडर्ड सेट किए जाएंगे और उन स्टैंडर्ड की बेसिस पर फिर उनकी प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर किया जाएगा, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ सेल्स को देखा जाएगा कि जिस सेल पर्सन ने किसी सेल पर्सन ने कितनी सेल की है और क्या वो सेल्स प्रॉफिटेबल हैं भी या नहीं है। क्योंकि समटाइम्स इस तरह होता है कि कॉस्ट जो है वो हमारी रेवेन्यू से या कॉस्ट जो सेल से ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट नहीं होता। तो यहां पे क्या होगा कि स्टैंडर्ड सेट कर दिया जाएगा ताकि प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर किया जा सके। अब लेट्स सपोज कि हमारे पास जो कंपनी थी XYZ, हम कहते हैं कि उसका जो सेलिंग एक्सपेंस है वो है 30,000 रुपीज का, और ये साथ ही कहा जाता है कि इस सेलिंग एक्सपेंस की जो बेस है वो इस वजह से सेलिंग एक्सपेंस इनकर हुआ है क्योंकि कॉल्स की जाती हैं और कॉल्स करते हैं सेल पर्सन, और सेल पर्सन ने कॉल की हैं 10,000 कॉल्स की हैं सेल्स पर्सन ने। अब इन 10,000 कॉल्स पे 30,000 रुपए का सेलिंग एक्सपेंस आया है, और अब ये एक्सपेंस किसकी वजह से आया है? ये सेल पर्सन ने एक्सपेंस इनकर किया है। अब ये सेल पर्सन ने कॉल्स क्यों की हैं? हम एज्यूम करते हैं कि जो सेल पर्सन है उसने कॉल्स की होंगी या तो एक सेल करने के लिए चीजें, या दूसरा उसने चीजों को प्रोमोट करने के लिए इस एक्सपेंस को बियर किया होगा या ये कॉल्स की होंगी। अब यहाँ पे अमूमन इसी तरह होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो सेल्स पर्सन है या तो वो चीजें बेचने के लिए या तो फिर वो चीजों को प्रोमोट करने के लिए कॉल्स वगैरह करते हैं और जिसकी वजह से जो एक्सपेंस है वो इनकर होता है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो सेल पर्सन थे वो तो 4 सेल पर्सन थे, लेकिन कॉस्ट हमें एक सिंगल दी गई है और साथ में टोटल नंबर ऑफ कॉल्स दिए गए हैं। अब मतलब इन कॉल्स में 4 सेल पर्सन ने कॉल्स की हैं और इसी तरह से जो सेलिंग एक्सपेंस है वो भी 4 सेल पर्सन की वजह से आया है। अब इसको हम उसी तरह से रेट कैलकुलेट करके तो फिर तमाम चारों सेल्स पर्सन पर उनके जो कॉस्ट है उसको एलोकेट करेंगे। तो यहाँ पे अगर सेलिंग एक्सपेंस 30,000 का है और उसकी बेस है कॉस्ट
कॉल्स जो कि 10,000 की हैं, तो मतलब एक कॉल पे 3 रुपए लगते हैं। अब जितनी कॉल्स एक फर्स्ट सेल पर्सन ने की होंगी उसके मुताबिक उसको कॉस्ट लगेगी, जितनी सेकंड ने, जितनी थर्ड और फोर्थ ने की होंगी उसके मुताबिक उतनी कॉल्स लगेंगी। अब लेट सपोज हम कह देते हैं कि 100 कॉल्स की हैं हमारे जो सेल पर्सन 1 है उसने, तो 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो मतलब 300 रुपीज की जो कॉस्ट है वो सेल पर्सन फर्स्ट पे लगी है। अब यहाँ पे तो इस तरह हमने देख लिया कि रेट के थ्रू किस तरह से हम सेल पर्सन को कॉस्ट एलोकेट कर सकते हैं। लेकिन अब हमें ये नहीं पता कि क्या ये एक्सपेंस बियर किया है जो सेल्स पर्सन ने, जो सेल्स पर्सन की वजह से जो एक्सपेंस इनकर हुआ है ये सही है या ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट देगा या नहीं देगा, ये इसके हम किस तरह से मेजरमेंट कर सकते हैं। तो सिंपली ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि एक्चुअल को स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ कॉल से करेगी, इनका मुआवजा करेगी, मतलब इनका कंपैरिजन करेगी। तो जिस तरह से एक्चुअल हम कह देते हैं कि स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ कॉल जो है वो यहाँ पे हमारे पास 3 रुपीज की है, लेकिन एक्चुअल हम कह देते हैं कि 4 रुपीज की लगी है। अब यहाँ पे इन दोनों में 1 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है, जो कि डिफरेंस की वजह से जो कॉस्ट है वो इंक्रीज कर रही है, क्योंकि पहले कॉस्ट 3 थी, अब 1 रुपीज की कॉस्ट इंक्रीज करके कॉस्ट हमारे पास 4 रुपीज की हो गई है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये चीज जो है ये बेनिफिशियल नहीं है। तो क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे अपने स्टैंडर्ड्स को सेट करेगी, यहां पे परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड सेट कर देगी। लेट्स सपोज कि वो सेल्स पर्सन को कह देगी कि एक दिन में उसने 50 कॉल्स करनी है, या इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन कोई भी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को सेट कर सकती है अपनी पॉलिसी के मुताबिक। तो अभी हमने ये भी देख लिया कि किस तरह से कंपनी जो है स्टैंडर्ड को सेट करती है, एक्चुअल और स्टैंडर्ड का कंपैरिजन करके उनके दरमियान में जो डिफरेंस या जो वेरिएंस आता है, वेरिएंस और डिफरेंस एक ही चीज है, जो डिफरेंस या वेरिएंस आएगा उसकी बेसिस पर स्टैंडर्ड सेट किए जाएंगे। तो यहाँ पे 50 कॉल्स का स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने सेट कर लिया। इसके अलावा फर्दर ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स बनाकर भी इन जो सेल्स पर्सन है उसकी परफॉर्मेंस को मेजर कर सकती है। और वो रिपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से बना सकती है कि लेट सपोज ऑर्गेनाइजेशन के जो सेल्स पर्सन हैं वो 2 सेल्स पर्सन हैं, सेल्स पर्सन ए और सेल्स पर्सन बी। अब इन दोनों सेल्स पर्सन ने जो शिपमेंट्स की हैं या जो सेल्स की हैं वो सेल पर्सन ए ने 26,000 रुपीज की हैं और सेल पर्सन बी ने 21,000 रुपीज की हैं। अब इस शिपमेंट करने पे कुछ जो सेल पर्सन है उसने अपनी सैलरी और कमीशन भी लिया है, और हम ये कह देते हैं कि जो सैलरी और कमीशन लिया है सेल्स पर्सन ने वो 2,000 रुपीज लिया है सेल पर्सन ए ने, और 1,700 रुपीज लिए हैं सेल पर्सन बी ने। फर्दर मोर ट्रैवलिंग कुछ एक्सपेंस भी लगा है सेल पर्सन का इन शिपमेंट्स पे। तो अब ट्रैवलिंग एक्सपेंस हम कह देते हैं कि सेल पर्सन ए का 3,000 और दूसरे सेल पर्सन का भी 3,000 रुपीज ही लगा है। अब क्या करेंगे कि इन शिपमेंट्स और ये जो मार्केटिंग एक्सपेंसेस हैं जिसमें सेल्स एंड कमीशन और ट्रैवल एक्सपेंस है, इसकी बेसिस पर ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट कर लेंगे। तो जब ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट किया तो शिपमेंट में से सैलरी और कमीशन और ट्रैवलिंग एक्सपेंस की कॉस्ट को लेस कर दिया, तो ये ऑर्गेनाइजेशन के पास आ गया 21,000 रुपीज का ग्रॉस प्रॉफिट। इसी तरह से सेल्स पर्सन बी का भी ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया गया जो कि 16,300 रुपीज का आ गया। अब अगर ये देखें कि कौन से सेल पर्सन की शिपमेंट जो है वो प्रॉफिटेबल है, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी कि पहले इन दोनों शिपमेंट्स का टोटल कर लेगी। जब टोटल किया तो टोटल आ गया 47,000। अब शिपमेंट्स की परसेंटेज फाइंड कर लेंगे। वो किस तरह से कि 26,000 रुपीज को डिवाइड कर देंगे 47,000 रुपीज से जो कि टोटल शिपमेंट्स हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो पता चल जाएगा कि सेल पर्सन ए का टोटल कंपनी की शिपमेंट में कितना हिस्सा है। तो ये ए का जो हिस्सा है वो है 53% और बी का जो है वो है 44.7%। अब यहाँ पे क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन के पास यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन के पास सेल्स पर्सन ए का हिस्सा है वो है 55.3%, जिसको हम 55 कहेंगे, और यहाँ पर जो है उसको हम कह देंगे कि ये 45%। जब हमने इसको राउंड ऑफ किया तो ये 45% बन गया। अब अगर शिपमेंट की बेसिस पर देखा जाए तो जो ए है, जो सेल्स पर्सन ए है, उसने ज्यादा शिपमेंट्स की हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। लेकिन अगर यहाँ पे प्रॉफिट की परसेंटेज कैलकुलेट की जाए तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसी तरह से ए और बी की परसेंटेज को कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम कह देते हैं कि जो टोटल ग्रॉस प्रॉफिट है वो है 37,300 रुपीज का। अब इसी तरह से इसकी बेसिस पर दोनों की परसेंटेज को कैलकुलेट कर लेंगे।
तो ये आ जाएगा 56% और बी के लिए आ जाएगा 44%। मतलब कि शिपमेंट वाइज भी जो सेल्स पर्सन ए है उसकी जो परफॉर्मेंस है वो बेहतरीन है और प्रॉफिट वाइज भी उसकी जो परफॉर्मेंस है वो बेहतरीन है। मतलब उसने जो शिपमेंट्स की हैं वो प्रॉफिटेबल हैं और ए की जो सेल्स पर्सन ए है उसकी शिपमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल है और ये सेल्स पर्सन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज्यादा फायदेमंद है या ज्यादा मुनाफेवार है। तो इस तरह से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनाकर सेल्स पर्सन की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको मेजर कर सकती हैं और इसके अलावा यहाँ पर ही एक्चुअल और बजटेड का भी कंपैरिजन कर सकती हैं। जिस तरह से हमने ऊपर यहाँ पर एक्चुअल और स्टैंडर्ड या बजटेड का कंपैरिजन किया था जिसमें हमारे पास ₹1 की कॉस्ट का डिफरेंस आ गया था। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने जाना कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से अपने इंडिविजुअल सेल पर्सन के लिए परफॉर्मेंस रिपोर्ट बना सकती है या उसके अलावा किस तरह से अपने जो सेल पर्सन है उनकी प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर कर सकती है अंडर मार्केटिंग प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस बाय सेल्स पर्सन्स।